मुझे बताइए यार, कौन सा दुनिया की इंसानी तारीख के अंदर दुनिया का कौन सा वजीर आजम है जिसने तोहफे बेचे हैं? तोशा खाना केस के हवाले से मौजूद है। इससे पहले कभी कोई स्टोरी आई नहीं मैदान में, ऐसा ही है जी। अब सुना पार्ट 2 भी आ रहा है। हाँ, पार्ट 2 आ रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने उसका रिकॉर्ड कलेक्ट किया है। मैंने 3 हफ्ते लगाए हैं रिकॉर्ड कलेक्ट करने में। तोहफा रिटेन करना रेसिपिएंट का, जिसको तोहफा जिसके हाथों में रिसीव हुआ है उसको कहते हैं रेसिपिएंट। उसका तोहफा एज पर रूल को फॉलो करते हुए घर ले जाना जुर्म नहीं था। ठीक है। अच्छा। अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहा है तो जुर्म नहीं था। रूल्स क्या है कि एक एप्लीकेशन देते हैं, तोहफा लेकर आते हैं, वो तोशा खाना में जमा हो जाता है। 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन देते हैं कि मैं ये तोहफा रिटेन करना चाहता हूँ। और एप्लीकेशन में क्या लिखा जाता है? क्योंकि मुझे ये तोहफा फलां मुल्क के सरबराह ने दिया, फलां डिग्नेटरी ने दिया, ये मेरे लिए यादगार है, मैं इसको बातौर यादगार अपने पास रखना चाहता हूँ। और एक स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग भी दी जाती है, मैं तमाम रूल्स को फॉलो करूंगा और इसको बातौर यादगार अपने पास रखूंगा। ठीक है। हाँ, अगर उसके पेरिशेबल का कोई खतरा हो तो वो ये भी अंडरटेकिंग में लिखता है कि मैं इसकी हिफाजत भी करूंगा, मैं इसकी मेंटेनेंस भी करूंगा। ठीक है। ये भी मतलब है कि उसका गल सड़ जाने का खतरा हो, जिस तरह होता है ना, वो उसमें भी वो गाड़ी है या कोई भी चीज, मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा। ठीक है। अब यहाँ तक मामला जो है ना, अब मुझे बताएं कि जिन लोगों ने तोहफे लिए हैं, जो रिटेन करके ले गए, किसी एक का मुझे बताएं कोई रिपोर्ट हुआ हो कि उसने बेचा है मार्केट में? सही। मुझे बताएं यार, कौन सा दुनिया की इंसानी तारीख के अंदर दुनिया का कौन सा वजीर आजम है जिसने तोहफे बेचे हैं? कोई एक मिसाल तो मुझे दें। एक वजीर आजम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है कि दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफा बेच दे चंद टक्कों की खातिर? और मेरी मालूमात के मुताबिक जो रिकॉर्ड बोलता है, इमरान खान के केस में ये हुआ है कि अगर एक तोहफा, एक चीज़ जो तोहफे में मिली है उसकी कीमत थी, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए, तो उसकी जो वैल्यूएशन की गई, जाली तरीके से जाली अप्रेजल बनाए गए। FBI से बाज तहफ में अप्रेजल। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि जो उसकी वैल्यू कंसीडर की गई, वैल्यू कंसीडर की गई कि अप्रेजर ही नहीं बुलाए गए। अगर अप्रेजर बुलाए गए तो उनको तहफ दिखाए तक नहीं गए, बनी गाला हाउस में बुलाए गए। इसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है? जी, रिकॉर्ड होता है। अप्रेजर आ रहे हैं, जी रिकॉर्ड होता है, बाकायदा रिकॉर्ड होता है। ऐसे नहीं होता, उनको अप्रेजर को पेमेंट की जाती है, ऐसे नहीं बुलाए जाते। रूल्स के मुताबिक एक FPR से बुलाएंगे कस्टम का अप्रेजर, और एक मार्केट से प्राइवेट अप्रेजर बुलाएंगे। वो अपनी अपनी वैल्यू डिटरमिन करेंगे उस तोहफे की। जी। फिर रूल के मुताबिक तोशा खाना की एक प्राइस एवेलुएशन कमेटी बनती है सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की सरबराही में। वो दोनों अप्रेजर की प्राइस का फिर जायजा लेकर एक फाइनल प्राइस मुकर्रर करते हैं। वो कमेटी कभी नहीं बनी इमरान खान के मामले में। मैंने नायब की फाइल में देखा, सुन ले मेरी बात, मैंने नायब की फाइल में देखा कि हाथ से लिखे हुए अप्रेजल हिस्सा बनाया गया रिकॉर्ड का, जिसके नीचे अप्रेजर का नाम नहीं है, दस्तखत नहीं है, व्हाइट पेपर के ऊपर। व्हाइट पेपर पर भी अप्रेजल होता है भला। और 1 करोड़ की अगर चीज थी तो उसकी 15 लाख रुपए कीमत लगाई, या 15 से 20 लाख रुपए कीमत मुकर्रर की गई, और फिर उसका 20% पे हुआ, और वो भी इमरान खान ने पे नहीं किया। अच्छा, वो भी उन खरीदारों की तरफ से पे हुआ जिनको तहफ बेचे गए। ये काम तो अच्छा, ये सब इमरान खान पहली बार वजीर आजम बने या तहाइफ, ये सब जब जो सारा कुछ एतराज भी है। ये तो जो अफसरान थे, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, सरकारी अफसर जो हैं, PM हाउस के जो मुलाजिम हैं, जो इस काम को जानते हैं, ये तो उनके करने वाला काम नहीं। जो एप्लीकेशन होती है, ये तमाम रूल्स हैं, रिटेनिंग की एप्लीकेशन होती है, वो रेसिपेंट के सिग्नेचर के साथ होती है। ठीक है। वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। जो इनाम शाह की ऑडियो आई थी, जी, वो मुलाजिम था, मैं उससे मिला, मैंने उसका इंटरव्यू किया। वो यही मसला था कि क्योंकि रूल्स के मुताबिक तोहफा जो है ना तोशा खाना में जमा कराना होता है, फिर एप्लीकेशन देनी होती है, लेकिन वो एयरपोर्ट से सीधे बनी गाला हाउस ले जाए जाते थे। अब तोशा खाना वाले कहते थे कि चलो आप हमें जमा नहीं करवा रहे, हमारे पास डिपॉजिट नहीं कर रहे, तो कम अज़ कम उनकी तस्वीरें बनाकर भेज दें
ताकि हम रिकॉर्ड की खाना पूरी करें। वो लड़का जो था इनाम शाह, वो तोशा खाने वालों को कहने पर ताहिफ की तस्वीरें बनाकर भेजी ताकि रिकॉर्ड की खाना पूरी हो सके। उसके ऊपर खातून खाना उनके साथ बिगड़ गई कि आपकी एंट्री बैन है। आपको किसने मतलब ये कहा? हाँ, किसने कहा? भेजी जो ऑडियो लीक हुई है? कोई एजेंसियों ने नहीं कहा था, वो तोशा खाना वालों ने मिन्नतें की कि चलो तस्वीरें दे दे, चलो तस्वीरें दे दे, मिन्नतें तरले करके वो तस्वीरें मंगवाते थे, तो वो भी नहीं दी गई। तो बात यह है कि मतलब इनको फंसाने में तो फिर इनकी अपनी बेगम का नहीं, खुद देखिए, मैं किसी खातून खाना पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, ये खुद क्यों है, ये जब फंसते हैं तो मासूम बन जाते हैं, नादान बन जाते हैं। इनका सारा ये एक बिजनेस मॉडल तैयार किया गया था बेसिकली। अच्छा, बकायदा जिस तरह एक कंसल्टेंट बिजनेस मॉडल तैयार करता है, ये बिजनेस मॉडल तैयार किया गया। तोशा खाना केस के हवाले से मौजूद है, इससे पहले कभी कोई स्टोरी आई नहीं मैदान में, ऐसा ही है जी। अब सुना पार्ट 2 भी आ रहा है। हाँ, पार्ट 2 आ रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने उसका रिकॉर्ड कलेक्ट किया है। मैंने 3 हफ्ते लगाए हैं रिकॉर्ड कलेक्ट करने में। मुख्तलिफ दफातर में जाना पड़ता है। आज के दौर में जर्नलिस्ट इतना काम नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली करना चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं और मुख्तलिफ दफातर में जाकर किसी को मिन्नत करते हैं, तरला करते हैं, किसी को कुछ अच्छा, हालांकि ये पब्लिक रिकॉर्ड होता है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होते। मैं जो बता रहा हूँ, जिस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद लोग डरते हैं, अफसरान डरते हैं, मुलाजमीन डरते हैं, नहीं देते, हम फंस जाएंगे, ये राना अबरार बड़ा खतरनाक बंदा है, इसको दे दिया तो पता नहीं ये क्या धमाका कर देगा। तो वो मैंने 3 हफ्ते जाकर एक दफ्तर से कागजात और रिकॉर्ड कलेक्ट किए हैं। पार्टी को सर उड़ा रहे। तो बात मेरे कोई ख्वाहिश के ऊपर नहीं है। जब इंसान झूठ बोलते हैं, कागज झूठ नहीं बोलते। इंसान झूठ बोल सकता है, कागज झूठ नहीं बोलता। तो जो जिन के नाम आ रहे हैं, तो वो आपको लग पता जाएगा कि कौन कौन मुलविस है। आएगा भूचाल, आएगा एक बड़ा भूचाल आ सकता है भूचाल कि उसमें बहुत सारे पेपर्स की तरह एक के ऊपर ही तो तलवार नहीं लटकेगी, क्योंकि नाम तो 400। देखिए ये तो हमारा काम नहीं है। मुझे डीजी नायब पिंडी ने 3 मरतबा बुलाया, मुझसे रहनुमाई ली, ब्रीफिंग ली। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप विटनेस बने केस में। मैंने उनसे कहा कि भाई हम जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूट्रल हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मेरे विटनेस ना बनने से कोई नेशनल इंटरेस्ट को लॉस हो सकता है, तो फिर आप इन रिटर्न हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को लिखें और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद को लेटर लिखें। अगर वो समझेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एवेल्युएट करके वो समझेंगे, वो मुझे कहेंगे तो फिर मैं आकर विटनेस बन सकता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट में बनूंगा, अगर नेशनल इंटरेस्ट इसका तकाजा करता है। तो उन्होंने राइटिंग में नहीं, अगर काम चलता है तो राइटिंग में उन्होंने नहीं भेजा, लिहाजा मैं विटनेस कोई नहीं बना। मैंने कभी कहीं पर स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, मैंने नायब वालों को 2-2 घंटे पावर पॉइंट के ऊपर बाकायदा ब्रीफिंग दी है। सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं, उनकी तोपों का रुख आपकी तरफ होने वाला है। कितनी जमातें? ये तो मुझे लगता है सब जमातें हैं। अच्छा, हाँ, कोई एक आध जो है ना, नवाज शरीफ, वजीर आजम, कौन सा ऐसा नाम? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, कौन सा नहीं नाम नहीं लूंगा। बहुत मासूम मतलब ये है नेशनलिस्ट जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, उनको छोड़कर तकरीबन सब जमातों के लोग आएंगे, सबके लोग आएंगे। और जो सियासत छोड़ चुके हैं और उन्होंने एक दानिशवरी या मुअज़्ज़ज़ उन्होंने शुरफा का चोला पहन लिया है, वो भी इसमें मुलविस हैं, वो भी आएंगे। मजहबी जमातें हैं इसमें? मजहबी जमातें आटे में नमक के बराबर हैं। अच्छा, वो वैसे भी आटे में नमक के बराबर हैं। ले सर, इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे कि आप कौमी मुफाद में पब्लिक के जो असासे हैं, एसेट्स हैं, ऑब्वियसली तोशा खाना है तो वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, और जिस अंदाज में लूटमार की गई है, और हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि जिस अंदाज में आपने सर एफर्ट्स दिए हैं। आपके भाई के ऊपर भी मुकदमात हुए थे? जी, अभी तक मैं भुगत रहा हूँ। मेरे भाई और मेरे कज़न के खिलाफ मुकदमात हुए। मुझे नौकरियों से भी निकलवाया गया, मुझे धमकियाँ दी जाती रहीं। मेरी वालदा को जाकर धमकियाँ देते थे एजेंसियों के लोग कि डेड बॉडी घर आएगी। अभी तक मेरे भाई के खिलाफ वो मुकदमात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, बल्कि आज मैं लाहौर इसी सिलसिले में आया हूँ कि मैं IG पंजाब से मिला और उनको सारा रिकॉर्ड पेश किया। तो वो हैरान रह गए कि यार ऐसे भी होता है कि एक दिन कोर्ट ऑर्डर कर रही है, सेशन जज ऑर्डर कर रहा है, वो पिटीशन डिसमिस कर रहा है कि ये FIR नहीं बनती। अगले दिन
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। ऐसा भी कहीं किसी मुल्क में होता है यार, मतलब कि वेरी नेक्स्ट डेट है, ऑर्डर के नेक्स्ट डे वो जी फिर एफआईआर उसके ऊपर कर रहे हैं। जी, उसी के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। और ये सब कुछ हुआ है बुज़दार हुकूमत में, चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत में हुआ है। तो कोई भी नहीं बनते, सियासी हुकूमत कोई भी हो, आप जानते हैं। तो अब जो ये पार्ट 2 आप कर रहे हैं, इसके भी तो असरात मनफी यकीनी तौर पे आएंगे। हाँ, ये मुझे सलीम साफ़ी साहब ने पूछा था कि ये जो विक्टिमाइजेशन हुई तो आप पीछे क्यों नहीं हट गए, तो मैंने उनसे सिंपल सा कहा था कि वो जनरल न्याजी की औलाद है और मेरे अंदर राणा प्रताप सिंह का खून है। ठीक है, मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा था मुल्क छोड़ दो, मैंने मुल्क नहीं छोड़ा और अब भी मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं इसी धरती में दफन हूँगा। जिसने मेरे खिलाफ जो करना है देखेंगे। तब एक जमात थी, अब सारी जमातों के साथ आप कच्चा चट्टा जो है ना उनका खोलने जा रहे हैं, और उन लीडरों का जो समझते हैं कि हम ये मुल्क उनकी जगह। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है कि बहुत ख़तरनाक लोगों के नाम भी आ सकते हैं, तो उसके बाद जो फेस करेंगे। हमारी मुझे जो सपोर्ट है वो मेरी बिरादरी की है, जर्नलिस्ट बिरादरी की है, वो मेरे साथ खड़ी है, इंशाल्लाह आगे भी साथ खड़ी होगी, मुझे कोई फिक्र नहीं है। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फॉर योर टाइम। ये थी अब तक की गुफ्तगू के तोशा खाना कहाँ से उसका आगाज़ हुआ, किस अंदाज में आगाज़ हुआ, इखलाकी तौर पे क्या उसके अंदर हुक्म है, और कानूनी तौर पर कितने मामला ख़राब थे। एक हमारे लिए नया इंशाफ था कि जो ऑडियोज़ अब से पहले जारी करार दी जाती रही हैं उनकी भी तस्दीक हुई है कि यकीनी तौर पर वो ऑडियोज़ जो हैं वो तस्दीक करते हैं इस बात की कि तोशा खाना का माल लेते हुए, तहाइफ वहाँ से लेते हुए किसी किस्म का कानूनी तौर पर और कागजी तौर पर कोई कार्रवाई जो है पूरी नहीं की गई है। और ऐसा बहुत सारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो इस बहती गंगा में अपने हाथ धो चुके हैं। तो मज़ीद पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान ज़ोहैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।